So hey guys, welcome back to the another video. So this video will be based on the reproduction chapter. Okay, हम फर्स्ट चैप्टर करा हमने एक्सप्लोरेशन, देन हमने सेल करा, देन हमने टिश्यू इन एक्शन करा। तो हम थर्ड चैप्टर से डायरेक्टली 11वें चैप्टर पे क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट कि इस पर्टिकुलर चैनल पे हम बायोलॉजी की ही सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं, चाहे वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हो। एज आई हैव टोल्ड यू कि हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास की कर ही रहे हैं, चाहे वो टेंथ क्लास की हो, चाहे वो इलेवेंथ की हो, चाहे वो एक पैरामेडिकल स्पेशलाइजेशन कोर्स की हो। तो हम इस चैप्टर पे टोटली बायोलॉजी का ही कंटेंट अपलोड करेंगे। ओके, सो दैट इज वाई अभी आप लोगों के नाइन्थ क्लास के दो लेक्चर बचे हैं बायोलॉजी के। एक इलेवेंथ है चैप्टर एंड एक ट्वेल्थ है आई गेस, तो दोनों को एक्यूमुलेटिवली मिला के भी आप लोगों का 5 चैप्टर थे बायोलॉजी के। ठीक, 3 मैं करा चुका हूँ, 2 रह रहे हैं। दैट विल बी टोटली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कराने हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई थिंक वी शुड कंटिन्यू दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या बताया गया है, अगर हम देखें, वेयर इज माय माउस, यू हैव लर्न दैट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग इज दैट दे रिप्रोड्यूस। बेटा देखो, वर्ल्ड में कोई भी चीज हो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी ओनली बुक, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज हो, चाहे वो एक मैंगो हो, यू नो, आई एम कॉन्शियस, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, चाहे वो एक मैंगो हो, चाहे वो एक ह्यूमन हो, चाहे वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी स्पीशीज हो, कोई भी ब्रीड हो, कोई भी टेक्सोनोमी हो, कुछ भी, एनीथिंग, ये वर्ल्ड चल ही रिप्रोडक्शन के बेस पे रहा है। जब जब रिप्रोडक्शन का एक जनरेशनल वाला दौर खत्म हो जाता है कि अब ऑफस्प्रिंग और प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो वो वाली जनरेशन तो टोटली मिट जाती है। जानवरों के साथ भी क्या सीन है, एनिमल एक्सटेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तुमने न्यूज में देखा होगा, लास्ट टाइम जो 2 राइनो बचे थे, अफ्रीकन राइनो या फिर उनका क्या नाम था, व्हाइट हॉर्न राइनो, तो वो भी मर गए आई गेस। तो वो इसलिए क्योंकि अब एक फीमेल नहीं थी राइनो बची, सिर्फ मेल राइनो बचे थे, तो वो रिप्रोड्यूस कैसे करते, राइट? तो जो हमारे लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हम लिविंग बींग्स का, वो रिप्रोडक्शन ही है। रिप्रोडक्शन के बेस पे ही एग्जिस्टेंस कंटिन्यू है लाइफ की। सॉरी, अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो बेटा एग्जिस्टेंस कंटिन्यू कैसे रहेगी, मेरे को बोलो तुम जरा। एग्जिस्टेंस कंटिन्यू नहीं रह पाएगी अगर रिप्रोडक्शन ना हो, राइट? एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। ट्रू। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें हम ह्यूमन लाइफ की, तो जो हमारी एक्सपेक्टेंसी लाइफ है, जो मे बी कुछ कुछ लोग 100 साल टच कर जाते हैं, है ना? तुमने बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर देखे होंगे, या अपनी ही दादी अम्मा देखी होंगी, या फिर अपने ही नाना नानी ताऊ देखे होंगे कि वो 100 साल तक टच कर पाते हैं। कुछ कुछ लाइफ एक्सपेक्टेडली, जो एक, हम तुक्का मारे अगर यहाँ बैठ के, तो 60 से 70 के बीच में आज तक आज कोई जीता होगा? एम आई विजिबल टू यू? या पाया एम विजिबल? तो 60 से 70 के बीच में कोई लाइफ जीता होगा, वरना आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा आज के जनरेशन में, आज की जनरेशन में भी क्या यार, इट इज नॉट फॉल्ट ऑफ अ जनरेशन, इट इज द फॉल्ट ऑफ इन्वायरमेंट कंडीशंस, राइट? पॉल्यूशन, इतना गंदा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं, पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल, अलग अलग डिजीज हमें कैच कर रही है, जेनेटिकली हमारे में डिजीज ट्रांसफर हो रही है ना? इतना पुअर कंडीशनिंग हो चुका है इंडिया का कि आई थिंक 60 से नीचे भी लाइफ स्पैन अगर आ जाए तो इट इज़ नॉट शॉकिंग, राइट? सो प्लीज़ गाइस स्टे सेफ एंड अपना चीज़ें जो भी है हेल्थ रिगार्ड्स प्लीज़ मेंटेन करिए, एवरी हाइजीन। इट इज बॉर्न, ग्रो, मैच्योर एंड रिप्रोड्यूसेस एंड इवेंचुअली डाइज। कोई भी एक इंडिविजुअल हो या कोई भी एक लाइफ वाली पर्टिकुलर चीज हो, उसके यही फेज रहता है। वो बॉर्न होता है, ठीक है, जैसे लिखा है इट बॉर्न। वो ग्रो होता है, पैदा हुआ है तो बढ़ेगा भी, बड़ा होने के बाद वो मैच्योर होता है, हम जैसे लोग, ठीक है। मैच्योर होने के बाद वो इवेंचुअली रिप्रोड्यूस करता है, एंड सडनली लाइफ लाइफ का जो एंड गोल है वो डेथ होती है उसकी, ठीक है। बेटा, मरना जीना, कोई बेबी पैदा हुआ, बेबी बड़ा हुआ, बेबी एक टाइम पे आके मैच्योर हो गया। मैच्योर का मतलब बायोलॉजिकल भाषा में समझदारी से मैच्योर नहीं होता, मैच्योर माने शरीर तुम्हारा कितना कैपेबल हो चुका है, तुमको शरीर ने कितना बड़ा कर दिया, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी इन बायोलॉजिकल टर्म। नॉट, वी आर नॉट इन फिलोसफिकल और नॉर्मल वेज, ठीक, हम सिर्फ बायोलॉजिकल टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो बेबी इतना था,
पैदा हुआ, बॉर्न हुआ, ग्रो हुआ, मैच्योर हुआ। ग्रो एंड मैच्योर के बाद क्या होता है, एक लाइफस्टाइल आता, एक लाइफ पे पॉइंट आता है जहाँ पे उसको न्यू जनरेशन पास टू पास करनी होती है, तो वो रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस करने के बाद वो इवेंचुअली एक टाइम पे डाई हो जाता है, मतलब मर जाता है। तो आप सोच के देखो, जीना मरना तो सबका लगा ही रहता है, राइट? अगर बायोलॉजी की बुक के हिसाब से बात करें, क्योंकि लाइफ का बेसिक फेज ही यही है, बॉर्न, ग्रो, मैच्योर, रिप्रोड्यूस, डाई। 4 से 5 फेजेस होंगे, 1 2 3 4 5, 5 फेजेस है लाइफ के, ठीक है? इन सब के बियॉन्ड आता है रिलीजन, इन सब के बियॉन्ड आता है फिलोसफी, ठीक? तो रिलीजन और फिलोसफी एक ऐसी चीज है जो एक नॉर्मल मैच्योरेशन लाइफ के बाद आती है, ठीक? सो इट इज समहाउ अंडरस्टैंडिंग फैक्ट, मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि आपको बायोलॉजी भी कभी कभी, अगर आप बहुत डेप्थ में पढ़ते हो तो दूसरी चीजों से कनेक्ट करती है आपको, है ना? Reproduction is a biological process by which living being, you know, reproduction is a biological process by which living being produce new individual of their own kind, ठीक है? This is how life continues on earth। देखो, रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अच्छा, मैं बायोलॉजिकल क्यों कह रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि कोई दो बंदे मैंने लैब में इंसान पैदा कर दिए, उनको ही मैंने फ्यूज करा दिया और एक नया ऑफस्प्रिंग बन गया? इज इट पॉसिबल? Maybe not now, maybe in the upcoming 50 years, maybe। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो फिजिकल इंसानों की नीड होती है, और जरूरी भी नहीं है बेटा फिजिकल इंसानों की नीड हो। अगर आप एक मतलब आपको बेबी फॉर्म करने के लिए तो ऑफ कोर्स फिजिकल इंसान की नीड होगी, क्योंकि जो आईवीएफ या आर्टिफिशियल प्रेगनेंसीज होती हैं, आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी भी तभी होगी ना जब एक यूटेरस अवेलेबल हो, है ना? जब एक फीमेल में यूटेरस अवेलेबल होगा और स्पर्म उसके अंदर इंसर्ट करा जाएगा एंड एक टाइमलाइन वेट करा जाएगा, अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा होगा फीमेल बॉडी में, उसके बाद 9 महीने बाद कहीं पे जाके एक बेबी मैच्योर होता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी। जो लोग जो मेल इनफर्टाइल होते हैं, कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से, अभी कोई जीन डिफेक्ट की वजह से, या फिर कोई भी क्रोमोसोमल एरर की वजह से, वो लोग आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी का सहारा चुनते हैं, नहीं तो कुछ लोग अडाप्ट कर लेते हैं बेबीज को, है ना? तो यही चीज है कि भैया न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे एक लिविंग बींग, लिविंग बींग क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक का लिविंग बींग होना भैया जरूरी है। अगर सिर्फ स्पर्म की भी बात करो, स्पर्म भी तो एक लिविंग चीज ही है ना। स्पर्म कौन सा एक ऐसी चीज है कि जो लिविंग नहीं है? उसमें तो लाइफ है ना, उसमें तो करोड़ों स्पर्म सेल्स है, तभी तो वो अट्रैक्ट होता है एग की तरफ। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एग, जो एग होता है फीमेल में, उसके एग की लेयर को कौन तोड़ता है? लाइजोसोम। लाइसोसोम तोड़ता है, जो सेल ऑर्गेनिस्ट था, ठीक है? तो भाई रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे लिविंग बीइंग न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे। एंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट द इंडिविजुअल विल लुक लाइक देयर पेरेंट्स। समटाइम्स क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं क्रोमोसोम्स में, ठीक है? वेरिएशंस आने की वजह से बेटा जरूरी नहीं है कि आप पेरेंट्स की तरह ही लुक लाइक करो। कभी कभी होता है कि आप अपने मापा मापा कह रहा हूँ, सॉरी, आप अपने माँ पे भी नहीं गए, अपने पापा पे भी नहीं गए, आप अपने दादा दादी किसी पे नहीं गए, बट एक जनरेशनल रन को देखो तो आप अपने किसी न कभी फैमिली में किसी न किसी पे गए हो, ठीक है? तो वो वेरिएशन की वजह से होता है, ऐसा नहीं सोचना है मुझे कूड़े से उठा के लाए थे, वो वेरिएशन की वजह से होता है, ठीक है? इसी तरीके से अर्थ पे लाइफ कंटिन्यू करती है। अगर तुम एक पैटर्न देखो भैया कि अर्थ पे लाइफ कैसे कंटिन्यू कर रही है, तो हमारे जैसे तो कितनी सिविलाइजेशंस, हमारे जैसे तो कितने लोग, करोड़ों लोग मतलब रह के जा चुके इस जीवन से। राजा महाराजा रह के जा चुके, आदि मानव लोग रह के जा चुके, पिरामिड वाले लोग रह के जा चुके इजिप्शियन टाइम के, और कितने कितने कोई सीक्रेट ट्राइब्स होंगी जिनके आज तक घर एग्जिस्ट करे जाते हैं। मतलब कितनी बिलियन साल पुरानी धरती है कि इस पे इतनी ज्यादा एग्जिस्टेंस ऑलरेडी रह के जा चुकी है। हम तो बस इस रेस में एक और हिस्सा है, हम तो एक और पार्ट है इस रेस में। हम भी अकॉर्डिंग टू दी चैट जीपीटी, अकॉर्डिंग टू द गूगल, हम भी 4 से 5 साल बाद दोबारा डिसअपेयर हो जाएगी अर्थ। अर्थ पे दोबारा क्लाइमेट कोल्ड कंडीशंस चलने लगेंगे और दोबारा एक नया स्पीशीज जन्म लेगी। दिस इज कॉल्ड लाइफ। और लाइफ तब भी कैसे एग्जिस्ट करेगी? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थे वही डिवाइड हो के नई नए इंसानों को फॉर्म करेगा, या नए क्रीचर्स को फॉर्म करेगा, नई इंडिविजुअलिटी को जन्म देगा, और लाइफ विल कंटिन्यू गो ऑन, है ना? ऐसे ही अर्थ कंटिन्यू रहती है, एग्जिस्ट करती है।
ऐसे ही करोड़ों साल से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। सो यू आर नॉट स्पेशल। फॉर एग्जाम्पल, अ मैंगो ट्री may grow old and die, but its seeds continue to grow as new mango plant similarly, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं होता कि कभी कभी तुम्हें जो अगली चीज रिप्रोड्यूस होने वाली है वो तुम्हें पिछले वाले लिविंग चीज से ही मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया अगर इंसानों में एग्जांपल देखो, इंसानों में तो अगला इंसान तभी आ सकता है ना जब इंसान दोनों ही जिंदा हो। आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी भी करने के लिए एक फीमेल चाहिए, यूटेरस में ही एक अ, वो कंडीशन होती है जो कि बेबी को बर्थ कर सकती है, न्यूट्रिशन, प्लेजेंटा, ये सब कुछ है ना, बाद में जाके कनेक्ट होता है, ऑक्सीजन, ये सब आएगा। तो अगर दोनों फिजिकली ह्यूमन अवेलेबल नहीं है तो कैसे करोगे किसी को, एक नए बच्चे को कैसे जन्म दोगे, राइट? बट इट इज नॉट ट्रू, हर इंडिविजुअल में ट्रू नहीं है। मैंगो है, आम की गुठली ही इनफ है आम की एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू करने की। पूरा पूरा आम नहीं चाहिए बार बार, अब पूरा आम चाहिए, दोबारा आम चाहिए, दो 20 आम उगाने के लिए 40 आम नहीं चाहिए, बस एक गुठली चाहिए, है ना। तो लाइफ ग्रो कर सकती है इस पैटर्न पे भी कि कोई इंडिविजुअल की एक निशानी हो, कोई इंडिविजुअल की कुछ चीज हो। बट ये सिर्फ हम ऐसा एक फिलोसफिकल टर्म नहीं बोल रहे कि कोई इंडिविजुअल, भैया अगर प्लांट के बारे में तो सीड्स होना चाहिए, ह्यूमन के बारे में तो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, कोई टिश्यू सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो लैब में उसका एक पर्टिकुलर छोटा सा पार्ट ग्रो पहले से ही रखना चाहिए था, जिससे कि अब उसकी एग्जिस्टेंस कंटिन्यू हो सके, ठीक। सिमिलरली काउ गिव बर्थ टू काफ, जैसे जो हमारी काउ होती है वो अपने बच्चे को जन्म देती है ना। डॉग होते हैं वो पपीज को जन्म देते हैं, कैट्स होती है वो किटन्स को जन्म देते हैं, ह्यूमन जो होते हैं वो चिल्ड्रन को जन्म देते हैं। इन सब से क्या प्रूफ हो रहा है कि भैया ये लिविंग चीज चाहिए हमें रिप्रोड्यूस करने के लिए। अनलेस अंटिल वो एक लिविंग चीज नहीं है तो तुम रिप्रोड्यूस करोगे किस चीज में? एक मीडियम तो होना चाहिए ना रिप्रोडक्शन का भी, है ना। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस इन टू मेन वेज। तुमने ये देखा होगा कि लिविंग बीज दो तरीकों के मतलब दो तरीकों से रिप्रोड्यूस करती है। एम आई विजिबल? यप, आई एम विजिबल। बेटा मेरे को ये वहम था कि मैं विजिबल नहीं हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो तुमने देखा होगा कि लिविंग बीइंग दो तरीके से रिप्रोड्यूस करती है। एक का मतलब होता है एसेक्सुअली। एसेक्सुअल का मतलब समझ, एसेक्सुअल का मतलब है एक पेरेंट, एसेक्सुअली, सेक्सुअली माने पेरेंट और ए माने एक। एक पेरेंट माने दो जने नहीं चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए, दो जने नहीं चाहिए, एक जना चाहिए। इसका मतलब है लाइफ जरूरी नहीं कि लाइफ की डिपेंडेंसी दो बंदों पे ही डिपेंड करती है, लाइफ कंटिन्यू हो सकती है, कंटिन्यू रिप्रोडक्शन हो सकता है। आगे जाके क्या पता 50 साल, 100 साल, 200 साल में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएं जो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो और हमारे जैसे दिखते हो आगे जाके इन सम बिलियंस ईयर। अब ऐसा पॉसिबल है नहीं, दैट इज नॉट, उसको हम फाइंड ही नहीं कर सकते। दैट इज नॉट रिटन इन एनी बुक टिल नाउ, बट मे बी, ठीक है। तो एसेक्सुअली जिसको जो एक पेरेंट हो जिसको रिप्रोड्यूस करने के लिए दूसरा पार्टनर नहीं चाहिए, वेयर सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर मोस्ट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट एंड, हाँ तो मतलब ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें ऐसा नहीं है कि भैया जो चीज रिप्रोड्यूस हो रही है वो सामने वाले की तरह नहीं दिखेगी, वो एग्जैक्टली वैसे ही दिखती है। हम जरूरी क्या है हम इंसानों में एग्जांपल ले? नहीं, मैं तो आम के पेड़ का एग्जांपल ले लूंगा। अगर एक आम का पेड़ बहुत ज्यादा मीठे मीठे फल देता था भैया, मीठे मीठे आम देता था, उसकी गुठली ली दूसरी जगह वो करी मैंने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो हुआ वो, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं उसको, है ना। बताऊंगा क्या होता है वेजिटेटिव। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, उसको मैंने लिया आम को दूसरी जगह लगा दिया दूसरी जगह, अब दूसरा आम का पेड़ भी वैसे ही फल दे रहा है, वही मीठे दे रहा है, क्या पता उससे ही मीठे दे पर कम कम मीठे नहीं देगा, खट्टे नहीं देगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ऑफस्प्रिंग बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनती है, ठीक है। जहां पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, where offspring inherit a mixed characteristics from the two individual। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जरूरी नहीं इंडिविजुअल बिल्कुल सेम दिखे, मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आंख अलग है, नाक अलग है, वो इनहेरिटेंस पे डिपेंड करता है वैसे तो, है ना। मतलब तुम्हारे आंख नाक सारी चीजें अलग है,
तो द मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मे लीड टू द स्मॉल डिफरेंसेस, इन छोटी छोटी चीजों की वजह से बहुत डिफरेंस आता है पेरेंट और यंग बच्चे में। कभी कभी बिल्कुल ही शक्ल मैच करती है, कभी कोई एग्जैक्ट कॉपी ही बन जाती, मतलब एग्जैक्ट कॉपी तो कभी बन ही नहीं सकता माइटोसिस की वजह से, क्योंकि सेल डिवीजन में कहीं ना कहीं बिल्कुल परफेक्ट चीजें नहीं हो पाती बॉडी में, बॉडी इतनी परफेक्शन नहीं है कि एकदम रेप्लिका कॉपी बना दे किसी की। आंख में डिफरेंस रहेगा, हाथ में रहेगा, यहाँ तिल रहेगा, ट्विंस को भी कुछ कुछ सिमिलैरिटी तो ऐसी मतलब पाई जाती है जिससे डिफरेंशिएट कर सको कि बिल्कुल सेम नहीं है। ट्विंस में भी ये चीज होती है, तो बिल्कुल परफेक्ट कॉपी तो बेटा किसी की नहीं होती। accumulated over many generations such differences helping beings adapt to changing environment and sometimes even given new kind। भाई ये सारी चीजें हमारे को मदद करती है अलग अलग कंडीशंस को समझने में, अलग अलग एनवायरनमेंट को समझने में, और ये समझने में कि दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या दूसरा एग्जिस्टेंस इस चीज को कैसे अडेप्ट करेगा और आगे जाके जनरेशनल रन कंटिन्यू कैसे रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाओ। एसेक्सुअल माने सिंगल पेरेंट एक, ठीक। तो एसेक्सुअल माने सिंगल पेरेंट एक, एक पेरेंट हो जहाँ पे दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो एसेक्सुअल एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मोड है बेटा जिसमें बहुत मैन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनि माने क्या होता है, यूनि माने एक सेल, तो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया में एक सेल होता है, बैक्टीरिया, अमीबा, यीस्ट। यीस्ट तो खाने में भी डलता है, पिज्जा डो में तुमने देखा होगा, पिज्जा डो में क्या एक यीस्ट दो यीस्ट तब पिज्जा इतना बड़ा फूलता है, नहीं ना। एक यीस्ट डालते हो, कवर अप करते हो, वो अपने आप फंगस ग्रो होने लगती है उसके अंदर। तो वो क्या है, वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर माने वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। और एग्जाम्पल दिए हैं कुछ इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, हाइड्रा, स्पॉन्ज, ये एग्जाम्पल है, बचपन में भी पढ़ते थे, बट हाइड्रा या स्पॉन्ज इनका एग्जाम्पल है। ठीक है, इट इज ऑल्सो सीन इन मैनी प्लांट्स, जरूरी नहीं है सिर्फ इंसानों में ही हो या फिर कीड़ों में ही हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी हो, ये बेटा प्लांट में भी होता है। ठीक है, प्लांट में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, पता नहीं तुमने पढ़ा नहीं, बट ये आगे है, इसमें टेंशन ना लो। मैनी टाइप ऑफ प्लांट्स स्प्राउट न्यू शूट्स एंड रूट फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग पार्ट। कुछ कुछ प्लांट के साथ क्या होता है कि उनके दूसरे मतलब पिछले वाले प्लांट का कुछ हिस्सा होना ही अपने आप में इनफ बात है। अगला आम का पेड़ मैं उगा सकता हूँ अगर मेरे पे आम की गुठली थी तो, है ना। मैं गन्ना उगा सकता हूँ अगर मेरे पे गन्ने का थोड़ा सा पार्ट रखा है टूटा हुआ तो, है ना। तो ऐसे ही मैं छोटे छोटे चीजों को उगा सकता हूँ अगर मेरे पे उनकी छोटी छोटी स्टेम रखी हो, टहनी रखी हो, तो मैं उनको उगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल के लिए प्लांट विद फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम सच एस पोटैटो। आलू देखा होगा, आलू के लिए कोई पेड़ नहीं उगता, आलू एक जड़ों में से उगता है। आलू की स्टेम जो होती है ना बेटा, आलू हो गया, अदरक हो गया, जिंजर, है ना। सच एस पोटैटो, जिंजर स्प्राउट न्यू प्लांट विदाउट प्रोड्यूसिंग सीड। इनमें नया नया बीज नहीं उगता, एक पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग बीज होता है, सीड होता है, जिसकी मदद से ये दूसरा वाला प्लांट को, मतलब जिसकी वजह से वो उगता रहता है नया प्लांट। तो जब ऐसा कंडीशन हो कि हमें एक नया सीड नहीं चाहिए, हमें एक नया रिप्रोडक्शन नहीं चाहिए, प्लांट प्री एग्जिस्टिंग सीड से ही उग रहा है उग रहा है उग रहा है, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, और इसमें एग्जांपल और भी आ जाएंगे, जैसे मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट के साथ ये सीन है कि अगर उसकी एक पत्ती काट के तुम पेड़ में लगा दो ना तो वो अपने आप उग जाता है, स्टेम काट के अगर लगा दो तो, पत्ती नहीं। ठीक है, मनी प्लांट स्टेम हो गया। शुगर केन, गन्ना, अबे तुमने गन्ना तो देखा ही होगा ना, गांव में जब गन्ने की खेती हो रही होती है उसको बीच में से काट के ऐसे बो देते हैं, है ना। तो वो चीज अलग अलग, उनको काटना, उनको बोना, इनके नाम है अलग अलग। मैं अभी जस्ट एक ऊपर से ओवरव्यू बता रहा हूँ क्योंकि जितना लिखा है उतना बता रहा हूँ मैं, है ना। तो शुगर केन को काटा जा सकता है, ऐसे ही पोटैटो है, इन सब की सीड्स नहीं होते, ये प्री एग्जिस्टिंग सीड से ही ग्रो करते हुए आते हैं। ठीक है, बायरोफाइलियम। ठीक, बायरोफाइलियम क्या है बेटा, ये बायरोफाइलियम एक ऐसा छोटा सा लीफ है जिसके साइड साइड में देखो, जिसके साइड साइड में टाइनी प्लांट्स और ग्रो होते रहते हैं अपने आप। ठीक है, टाइनी प्लांट छोटे छोटे ग्रो होते रहते हैं, और हाँ, लीव स्प्राउट टाइनी पार्टिकल इवेंचुअली ग्रो इन अ न्यू प्लांट। इवेंचुअली वो नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं, यहाँ से ग्रो होते हैं, जब ये पूरे ग्रो हो जाते हैं छूट जाते हैं, निकल जाते हैं और अपना एक इंडिविजुअली ग्रो होने का ट्राई करते हैं। ठीक है,
तो जब यही सारी चीजें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जांपल है, मतलब जब कोई एक नया प्लांट अराइज हो जाए किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट मतलब एक ऐसा पार्ट किसी भी प्लांट का जो हेल्प कर रहा हो उसको उगने में। जैसे टहनी हो गई किसी पेड़ की, तुमने देखा हो कभी कभी टहनी लगा दो ना तो भी पेड़ उग जाता है, कभी कभी एक पत्ती लगा दो तो भी उग जाता है, कभी कभी एक बेल काट के लगा दो तो भी उग जाता है। और मनी प्लांट के साथ है बेल वाला सीन। तो यानी कि वेजिटेटिव पार्ट्स उन्हें बोल रहे हैं जो पार्ट प्लांट को ग्रो करने में मदद करे, ठीक है। सो की पॉइंट क्या है इसका? की पॉइंट अबाउट दिस रिप्रोडक्शन इज दैट इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट एंड हेंस प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। मतलब सिर्फ एक पेरेंट चाहिए और जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल बनाता है, मतलब बिल्कुल सेम बनाता है। प्लांट की बात है तो बिल्कुल सेम टेस्ट करेगा, मतलब आम बिल्कुल मीठा होगा। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात है बिल्कुल सेम बनाएगा, फूल पत्तों की बात है बिल्कुल सेम बनाएगा। जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल होते हैं वो, जरूरी नहीं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो अलग ही हो, ठीक है। हाँ, तो पोटैटो और जिंजर में दोनों में स्टेम होता है इसलिए न्यू प्लांट बन पाता है, ये याद रखना है ना। हाउ इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर? जो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है मतलब प्री एग्जिस्टिंग पार्ट से ही या वेजिटेटिव पार्ट से जो अगला प्लांट ग्रो हो रहा है, इसने एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करा? तुम सोच के देखो, अगर आज के डेट में किसी को पता ही ना होता कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कुछ चीज होती है, कि मेरे को एक आम उगाने के लिए मेरे को पूरा आम नहीं चाहिए, तो सोचो किसी ने एक ट्रक भर के आम ऑर्डर कर लिया है 1 करोड़ में, एग्जाम्पल ऐसे है ना। 1 करोड़ में ट्रक भर के आम ऑर्डर कर लिया है कि भाई मेरे को 10 लाख आम दे जा, मेरे को 50 लाख आम उगाने हैं। उसका तो 10 लाख का नुकसान हो गया। जहां उसने इतने आम मंगाए वहां अगर वो सिर्फ गुठली गुठली भी उगा देता तो वैसे उग जाते इतने सारे आम तो। बट उस बंदे को पता ही नहीं है जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है या वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है, सिर्फ वो पार्ट्स क्या है जिनसे मैं पूरा पेड़ उगा सकता हूँ। सिर्फ एक डंडी, सिर्फ एक बेल, सिर्फ एक सीड, सिर्फ कोई भी एक लीफ जिसपे पहले पहले से ही उग रहा हो। तो ये सब चीज की नॉलेज जब एग्रीकल्चर में घुसी बेटा, तो एग्रीकल्चर को एक नया पर्सपेक्टिव मिल गया सोचने का, एग्रीकल्चर को एक नई दिशा मिल गई सोचने की कि हाँ ऐसा भी हो सकता है ना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल बनाता है बिल्कुल सेम तरीके के। इसलिए इस प्रोसेस ने हमारी बहुत हेल्प करी है, ये साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा हेल्प करी है। और इसमें लिखा है दिस नेचुरल प्रोसेस हैव बीन अडेप्टेड बाय साइंटिस्ट। ये नेचुरल प्रोसेस को साइंटिस्ट ने देखा। और हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब होता है जो बेसिकली फूल पत्ते या गार्डन इन सब पे स्टडी करते हैं ना, या एक काम करते हैं फ्लावर पे, गार्डन पे, ठीक है, फ्रूट्स पे, इन पे काम करते हैं, इनको हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट टू डेवलप सेवरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जरूरी नहीं है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सिर्फ काट बार बार टहनी को बीच में से काट रहे हैं उगा रहे हैं, काट रहे हैं उगा रहे हैं, काट रहे हैं उगा रहे हैं। टहनी के अलावा भी तो कोई मेथड होता होगा ना भाई। सीड का मेथड होता होगा, लीफ का मेथड होता होगा, काटने का मेथड होता होगा, बेल का मेथड होता होगा, आ, 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 कोई कल्टीवेट करके उगाने का मेथड होता होगा। तो मेथड तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो उन्हीं बहुत सारे मेथड में से तुम्हें शायद 3 से 4 मेथड पढ़ने होते हैं साइंस की एनसीईआरटी बुक में 9th क्लास की। पहला कटिंग, देखो, सच एज कटिंग, ठीक। कट एक एक करके बताएंगे, टेंशन ना ले, ठीक है। पहला कटिंग है। कटिंग मतलब होता है जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट की बेल कट कर दी, ठीक है। या रोज है ना, रोज को भी तुम उगा सकते हो नर्सरी में से, अपने आसपास की नर्सरी में से रोज का प्लांट लाते हो, उसको दूसरे अपने उसमें पौधे में लगा देते हो और वो उग जाता है ना। तो कटिंग मतलब किसी भी चीज को बीच से स्टेम को काटना या फिर किसी और चीज को काट के अपने घर में कल्चर कर लेना, अपने घर में लगा देना, ठीक है। दूसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? ग्राफ्टिंग का मतलब तुमने बहुत बार सुना होगा कि दो प्लांट को लेते हैं, जहां तक है मेरा आइडिया, हाँ, दो अलग पेड़ को लेते हैं, दो अलग, एक यहाँ से तोड़ लिया, एक यहाँ से तोड़ लिया, ठीक है। एक पार्ट की मैंने टहनी तोड़ ली थी और एक पार्ट की मैंने पत्ती तोड़ ली थी, है ना। या एक पार्ट का मैंने कुछ और तोड़ लिया, एक पार्ट का मैंने कुछ और तोड़ लिया, ठीक। तो जब मैं दो पार्ट को काट के आपस में मिला दूं और उन्हें थोड़ा सा रैप अप कर दूं तो एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है। तो पहले वाले कल्चर का नाम था कटिंग, मतलब पहले वाले मेथड का नाम था कटिंग जिसमें हम काट के कर रहे थे। दूसरा ग्राफ्टिंग जिसमें दो प्लांट को जोड़ रहे हैं बेटा। तीसरा होता है आपका लेयरिंग एंड चौथा होता है टिश्यू कल्चर। बताऊंगा लेयरिंग मतलब क्या होता है। लेयरिंग मतलब कोई भी पेड़, अब इसमें डायग्राम दे रखा है ना, नीचे करूँ, हाँ ये रहा, कोई भी पेड़ है, ये कटिंग वाला एग्जांपल था, ठीक है। इसमें मैं भी नहीं दे रखा।
तो कोई भी लेयरिंग का मतलब होता है ब्रांच को बेसिकली जमीन में गाड़ देना, है ना, ब्रांच को जमीन में गाड़ देना ताकि वो झुककर रूट से निकले। और जब वो निकल जाए अब उसको काट लो, अब उसको रूट को कहीं और लगा दो, रूट से अलग पेड़ उग जाएगा। जब वो उग जाए उसको काट दो, उसको अलग लगा दो। तो मतलब जानबूझ के झुका के ग्रो करते हैं अंदर की साइड ताकि वो पूरा जमीन में से निकल सके, और एक बार सपोर्ट मिल गया ऊपर से काट दो, वो भी उगती रहेगी, अब ये भी उगती रहेगी, इसको ले जाओ कहीं भी, है ना। तो कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसके लिए टाइम दो। टिश्यू कल्चर तो अगर मैं प्लांट से एग्रीकल्चर के लिए बात करूँ तो ज्यादातर हम छोटे छोटे किसी का भी सैंपल ले लेते हैं, उसको लैब में ग्रो करते रहते हैं एक कल्चर मीडिया के थ्रू। कल्चर मीडिया मतलब होता है किसी भी अलग चीज को मैं एक अलग कंडीशन में ग्रो करूं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाना खिलाता रहूं, जब वो पूरे बड़े हो जाए तो उनको पेड़ पेड़ में छोड़ दूं या फिर मिट्टी में छोड़ दूं, वो नया प्लांट ग्रो हो जाता है, नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बट किसी और चीज से। तो टिश्यू तो किसी भी चीज का हो सकता है, टिश्यू कोई भी प्लांट का पार्ट भी हो सकता है, उससे भी ग्रो हो सकता है लैब में। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए आई थिंक तुम्हें। हाँ, तो these method are widely used to efficiently propagate। ठीक है, ये मेथड यूज होते हैं अच्छी तरीके से ताकि और प्लांट उग पाए। ठीक है, और एग्रीकल्चर को हम और सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर पाए, हम अपने प्रैक्टिसेस को, हम अपने कल्चर को, हम अपने मेथड्स को और इंप्रूव कर पाए और बेटर नोन जान पाए। और जिससे ये हो कि आने वाले टाइम में अगर ऐसी कोई और भी टेक्निक है तो वो भी हमें पता लग जाए। ठीक है, इसलिए फर्दर हम चीजों पे स्टडी करते हैं। साइंस की बुक अगर 9th क्लास का एक ही सिलेबस रहता तो तुम्हें ये सब नॉलेज कहाँ से मिलती। सिंपल, चीजों को बदलना पड़ता है क्योंकि समय की मांग रहती है, टाइम के हिसाब से नहीं बदलोगे तो पीछे रह जाओगे। ठीक, तो ये हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में मतलब फ्रूट फ्लावर की जो है इन पे जो काम करते हैं इनमें भी काम आती है ये, है ना। एग्रीकल्चर में भी काम आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ऐसे मेथड हमें या फार्मर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं एक कुछ जो उनको क्रॉप्स उगाने हैं, जो भी उनको खाना उगाना है, जो भी उनको प्लांट्स उगाने हैं, जो भी उनको गेहूं चावल आटा दाल जो भी कुछ भी उगाना है उनको, तो वो उन डिजायरेबल क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सके एक लार्ज स्केल पे, और उन्हें पता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो वो इस चीज से हेल्प मिलती है। अब देखो, एक एक्टिविटी है इसमें बोला गया है कि तुम ना अपने पास वाले माली से, तुम्हारे स्कूल में कोई माली हो, तुम्हारे कॉलेज में कोई माली हो, या फिर जो कोई फील्ड पे काम करता हो, उससे ये पूछो कि भैया तुम ये सारी चीजों को कैसे ग्रो करते हो, तुम ये प्लांट को कैसे ग्रो करते हो, काटते हो, लेयर करते हो, ग्राफ्टिंग करते हो, टिश्यू कल्चर करते हो, क्या करते हो। और टेक्निक पूछो उससे, काट रहा है, ग्राफ्टिंग कर रहा है, लेयरिंग कर रहा है, और क्या क्या वो फॉलो कर रहा है, इन सबको कॉपी में लिखो अपनी ऑब्जर्वेशंस को। ठीक, फिर क्या, पहला देखो कटिंग। कटिंग वाला देख लेते हैं मेथड क्या है। डज द गार्डनर साइंटिस्ट और हॉर्टिकल्चरिस्ट, साइंटिस्ट हो गया, गार्डनर हो गया, या हॉर्टिकल्चरिस्ट हो गया जो फ्रूट फ्लावर इन सब पे काम करता है, क्या वो ओवरग्रोन ब्रांचेस को काटता है एक पेड़ की। हाँ, जो ओवर ग्रोथ हो जाती है उसको काटना पड़ता है भैया, ताकि प्लांट एक अच्छी तरीके से ब्यूटीफुल दिखे, पहली चीज। ठीक है, ताकि ज्यादा बहुत ही झाड़ झाड़ सा ना हो जाए, वो काटने को बोलते हैं प्रूनिंग। ठीक है, पेड़ को झाड़ते हैं ऐसे ऐसे, अननेसेसरी जगहों से काटते हैं ताकि इंटैक्ट रहे और प्लांट हेल्दी रहे। ठीक है, ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ से भी प्लांट की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस वजह से पेड़ हेल्दी रहे इस वजह से भी काटते हैं, क्योंकि डिफरेंट सीजन के हिसाब से डिफरेंट नीड होती है ना। अब मेरे को नहीं पता अमरूद सर्दियों में उगता है गर्मी में, बट ऐसा एग्जांपल ले लो, अगर आज के टाइम पे अमरूद अवेलेबल है तो बिल्कुल ठंडी में भी अवेलेबल हो ऐसा तो जरूरी नहीं, है ना। क्योंकि प्लांट की अपनी अपनी हिसाब से कंडीशंस होती है, इसलिए मैनेज करना पड़ता है हमें सारी चीज। सर्दियों में जैसे तरबूज शायद नहीं मिलते, है ना। Observe them prepare the observe them prepare the cutting from a plant for the purpose of growing new plant, not the average length of the cutting। वो जानबूझ के एक पेड़ को या एक छोटे से किसी भी सेक्शन को जानबूझ के काटते हैं और उसको दूसरी कहीं जगह पे कल्टीवेट करते हैं ताकि नया पेड़ उग सके। तो ये सब करते वक्त तुम्हें नोटिस करना है कि वो कौन से पार्ट को काट रहे हैं। कल हमने टिश्यू सेल इन एक्शन या ऐसा कुछ चैप्टर का टिश्यू इन एक्शन था शायद से, तो हमने उसमें पढ़ा था एक पेड़ की एक मोटी सी टहनी है, उसके बीच वाले पार्ट को हम इंटर कैलरी मेरिस्टम कुछ बोल रहे थे, है ना।
इंटरनोड बोल रहे थे, सॉरी, इंटरनोड बोल रहे थे और ऊपर वाले नोड थे, ठीक है। इंटरनोड माने जहाँ से नई नई चीजें ग्रो होती है, नोड्स माने जहाँ से नए नए पत्ते वगैरह ग्रो होते हैं। तो उसको बीच में से काटते हैं, ऊपर से काटते हैं, कहाँ से काटते हैं, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ताकि हमने काट वो नीचे से दिया, एपिकल मेरिस्टेम उसके नीचे थी, रूट उसके नीचे से ग्रो हो रही थी, अब वो ग्रो ही नहीं कर रहा है ना। तो बहुत सारे प्लांट होते हैं, अगर केले का पत्ता भी तुम कभी देखो, शायद वो बीच में से काटा जाता है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम तो मोटाई के लिए होता है, और एपिकल सबसे नीचे, तो एपिकल से ही तो ग्रोथ होगी पूरे प्लांट की। तो इसलिए ये भी देखना पड़ता है बेटा कौन सा पार्ट काट रहे हो नहीं, इसलिए इसमें लिखा है एनसीईआरटी बुक में, नोट द एवरेज लेंथ फॉर द कटिंग। ठीक। अब कलेक्ट द नंबर ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स ऑन द कटिंग, कितने बार उन्होंने कट लगाया है नोड्स पे और कितनी बार उन्होंने इंटरनोड्स पे कट लगाया। इंटरनोड्स मतलब होता है ये पेड़ का ऊपर वाला भाग है, ये नीचे वाला है, तो बीच वाले को बोलेंगे इंटरनोड और ऊपर नीचे को बोलेंगे नोड्स, ठीक है। फिर कलेक्ट द कटिंग ऑफ द शूटिंग इन द मॉर्निंग फॉर प्लांटिंग। अब जो जो काटा था भैया उसको कलेक्ट कर लो, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे प्लांट फ्रेश रहता है और पानी भी देंगे तो वो ज्यादा अच्छे से प्रॉपरली ग्रो कर पाएगा। रिमूव लीव्स फ्रॉम द लोअर ऑफ द ईच कटिंग, जो जहां से भी तुमने पेड़ काटा था नीचे वाली लीव्स को तुम्हें थोड़ा थोड़ा कट करना पड़ता है। क्यों है ऐसा? ये अगर तुम टेक्स्ट बुक के हिसाब से जानना चाहते हो तो भैया ये इसलिए है ताकि जो लीव्स होती है उनमें से इवेपोरेशन होता है, तो प्लांट में ज्यादा वाटर लॉस ना हो, इसलिए लीव को काट दिया जाता है। और एग्रीकल्चर में जो बंदा है उससे पूछोगे तो उसको कुछ अलग लॉजिक होगा, क्योंकि उसको वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा है हमसे, है ना। Insert the cutting up approximately half of their length soil mix with compost at an angle of 45 to 60 from the soil surface। जो भी हमने काटा था उसको सॉइल में 45 से 60 डिग्री पे ऐसे टेढ़ा करके लगाना है, जैसे इस पेड़ में, जैसे इस फोटो में हमने लगा रखा है, ठीक है। तो भैया इससे क्या फायदा होगा तुम्हें? वो सॉइल में ज्यादा सरफेस एरिया होगा और तुम उसे अच्छे से न्यूट्रिशन दे पाओगे पानी के थ्रू, ठीक है। वो सॉइल को ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ये था कटिंग वाला सीन। फिर हम पढ़ लेते हैं, ग्राफ्टिंग भी पढ़ी थी क्योंकि हमने, है ना। मैं चाहता हूँ कि यार ये प्लांट वाला जो पार्ट है ना, ये भी मतलब जो ये लेक्चर चल रहा है ये थोड़े से पार्ट्स में आए। कितना अभी 31 मिनट हुए हैं, ठीक है। आई मीन 3 मेथड भी अगर आज हम पढ़ लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ाने को तो मैं आगे तक भी पढ़ा दूं, बट इसको थोड़ा सा धीरे धीरे करके खींचेंगे, क्योंकि ये बहुत प्यारा चैप्टर है, ठीक है। एकदम से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। ग्राफ्टिंग मतलब दो पेड़ को जोड़ना। प्लांट ए ये है, प्लांट बी ये है, इससे मेरे को ऊपर वाली साइड चाहिए थी, इससे मेरे को नीचे वाली चाहिए थी। दोनों को मैंने मिला दिया, एक नया प्लांट बना दिया, और ऊपर वाला काटा था, नीचे वाला, दोनों को जब मिला है बीच में एक टेप मार दी, कॉटन मार दिया, ताकि बाहर से कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, फंगस ना चिपक सके इस पे। और पानी के अंदर मतलब मिट्टी के अंदर गाड़ दिया ताकि वो ग्रो होता रहे, ठीक है। तो दो प्लांट को जोड़कर हम ऐसा ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। और बीच में इनकी ग्राफ्टिंग करते हैं, कट भी लगाते हैं बेटा। कट लगा दो ताकि ब्रांच फिट हो जाए, एक दूसरे में घुस सके, तभी तो कट लगाओगे। स्लिट बोलते हैं उसको, तभी तो कट लगाओगे, तभी तो एक दूसरे में वो घुसेगी, ठीक। और अगर वो घुसेगी, कट लगाओगे, तो दोनों टिश्यू एक दूसरे में ज्वाइंट हो जाएंगे, तो वो और अच्छे से ग्रो करेंगे। तो यही इसमें बोल रखा है जो मैंने अभी बताया, इसलिए इसको पढ़ने की नीड नहीं है। लेयरिंग क्या होता है बच्चे? लेयरिंग क्या होता है? फॉर लेयरिंग सिलेक्ट अ फ्लेक्सिबल थिन ट्विग ऑफ अ ट्री, मतलब ऐसी टहनी जो थोड़ी सी मुड़ने लायक हो, ठीक है। और अ श्रब, टहनी का ही पार्ट जो मुड़ने लायक हो, सच एज लेमन, एंड बरी द मिडल पार्ट ऑफ द ट्विग अंडर द सॉइल सरफेस। देख, ये देख, कोई भी टहनी लो, उसके मिडल पार्ट को सॉइल के सरफेस में ऐसे दबा दो, ठीक है। सॉइल के सरफेस में ऐसे दबा दो, तो तुम नोटिस करोगे कि इस डायग्राम में रूट्स बन रही है भैया, बन रही है बेटा। तो ये रूट्स ना धीरे धीरे रूट्स बनती जाएगी। अब इसको धीरे धीरे रोज पानी दो और नई लीव्स तुम देखोगे उग जाएंगी, है ना। और जब एक बार नई लीव्स उग जाए तो भैया उस वाले पार्ट को काट दो उधर से, अब वो अपना इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है, ठीक है। ताकि इंडिपेंडेंटली ग्रो हो इस वजह से काट दो और खत्म, उसको दूसरी जगह कल्टीवेट कर दो। तो ये थे लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड कटिंग, 3 मेथड हो गए आपके जो हमने पढ़े थे, ठीक। ब्रिजिंग साइंस इन सोसाइटी क्या बता रहा है ये? क्या बता रहा है? Propagation of a plant by the tissue culture technique has revolutionized farming practices like in banana farming.
जो बेटा केले की फार्मिंग होती है उसमें टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल होता है, कोई भी छोटा सा पार्ट लेके उसको लैब में कल्टीवेट करते हैं और उसको फिर आके जंगलों में लगा देते हैं, ठीक है। इस वजह से मास प्रोडक्शन कर पा रहे हैं हम बनाना ट्रीज का, ठीक है। उसकी शूट टिप को काट लेते हैं, एपिकल मेरिस्टम जो कल पढ़ाया था जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो काट लेते हैं और वो कल्टीवेट कर देते हैं, जिससे कि प्लांट और अच्छे से ग्रो हो पाता है, ठीक है। और ये चीज हमें वायरस इन्फेक्टेड वगैरह की पढ़ाई पे भी ये पता लगाने का मतलब एक पता लगवा पाती है कि क्या कमी रह गई थी क्या नहीं, कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं किसी चीज को। और ये भी एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है, ठीक। अब यहाँ से यीस्ट है। मेरा हर लेक्चर 1.5 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटे का है, तो आई थिंक अगर आप बोर ना हो जाओ तो हम इस इस लेक्चर को 3 मेथड के साथ और एक बेसिक नॉर्मल बायोलॉजी जो हमने पढ़ी इसको इधर ही खत्म कर सकते हैं। देयर इज नो सच इशू, कोई रश नहीं है अभी, ठीक है। कल से हम पढ़ेंगे कि बेटा जो तुम्हारी फंगस है वो कैसे ग्रो हो रही है, ठीक है। और इस चैप्टर को हम कितने भी पार्ट्स में निकाल सकते हैं। इफ यू से टू मी मैं इसको एक लेक्चर में भी खत्म कर दूंगा, इफ यू से 2 में भी खत्म कर दूंगा, बट इंटरेस्ट वाइज अगर चलोगे तुम्हें बोर भी नहीं होना ढंग से और अच्छे से इंटरेस्ट लगा के भी पढ़ना है तो टेक माय सजेशन, इस चैप्टर को तुम 4 से 5 पार्ट में खत्म करो। दैट वुड बी मच इजियर फॉर यू। हर चैप्टर में ये पढ़ोगे, ये 3 मेथड पढ़ लिए, अच्छा समझ में आ गया, नोट्स बना लिए, खत्म। फिर अगले में कुछ और, अगले में कुछ और, तो ऐसे करके ज्यादा हेल्पफुल हो गए, ठीक। सो विद दीज वर्ड्स आई गेस बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, एंड प्लीज ध्यान रखना जो मैंने शुरू में कहा था कि बायोलॉजी की ही पूरी सीरीज आने वाली है चैप्टर पे, तो जिस जो बंदे मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड हैं या जिन पे पीसीबी थी 11th 12th में, सो स्टे कनेक्टेड विद मी, ठीक है। आई अपडेट यू ये सारी चीजें कब आएगी, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।